वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कक्षा 8 के विज्ञान विषय का 6वां अध्याय। इसके सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे हम आज की वीडियो में, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चैप्टर है उसका मैं प्रश्न उत्तर बताने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस चैप्टर से आपने क्या सीखे हैं उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं बना कर ले आया हूँ आप लोगों के लिए आपने क्या सीखा इस अध्याय से पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है, जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, दहन के प्रक्रम में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ आप जलाते हैं तो आपने देखा होगा खुद कि उससे गर्मी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा उसको कहते हैं, और लाइट यानी कि प्रकाश, रोशनी उत्पन्न होती है। ये दोनों चीज़ें कोई चीज़ जलाते हैं तो उत्पन्न होती है। उसके बाद देख लीजिए, तीसरा यहाँ पे है पॉइंट, दहन के लिए ऑक्सीजन यानी कि वायु जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, अगर नहीं होगा ऑक्सीजन तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। चौथा यहाँ पे पॉइंट है, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। यानी कि जैसे कोई मान लीजिए एक पदार्थ, कोई ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल मान लीजिए, तो अगर वो किस ताप पे आग पकड़ता है उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। अगला पॉइंट है, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। तो जैसे ज्वलनशील पदार्थ हैं आपके, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे आपके ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो इनको आप थोड़ा सा भी आग दिखा देंगे तो ये आग जल्दी से पकड़ लेंगे। तो इनको क्या होगा, ज्वलनशील, इनका ताप बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी कि अगर आग जल रही है कहीं पे, अगर उसको नियंत्रित करना है आपको, तो उसमें से जो चीज़ आग जलने के लिए आवश्यक होती है वो उसमें से कोई एक भी चीज़ आप हटा लेते हैं। जैसे अगर आग के लिए आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन यानी कि वायु जरूरी होती है, तो वहाँ से वायु अगर आप हटा देते हैं तो वहाँ पे आपकी आग जो जल रही होगी उस पर नियंत्रण पा लेंगे, यानी कि आग बुझ जाएगी। अगला पॉइंट है, आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे आग जल रही है, अगर उसको बुझाना है तो सबसे जल्दी हम नॉर्मल तरीके से उस पर पानी डाल देते हैं, वो बुझ जाता है। अगला पॉइंट है, विद्युत उपकरणों और तेल में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर विद्युत संयंत्र है, बिजली का तार, उस पर आग पकड़ा हुआ है, तो उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। और अगर कोई आपका तेल वाला पदार्थ, जैसे आपके पेट्रोल टंकी पे आग लगी है, तो वहाँ पे भी आप पानी का उपयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पे, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला पॉइंट है, दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। अगला पॉइंट है, आदर्श ईंधन सबसे सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, यानी कि जो आदर्श ईंधन होते हैं उससे हमको बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। यह ऐसी गैस अथवा अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे आपका सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का। अगला पॉइंट है, ईंधनों की दक्षता एवं मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि डीजल आपका सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, और ये उसके क्या कहते हैं, उसकी क्षमता के ऊपर भी इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट है, ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक है किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला पॉइंट है, वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वायु प्रदूषण होगा ज्वलन के कारण तो आपके श्वसन के लिए वो हानिकारक होते हैं। यहाँ पे जो इसके पहले वाला पॉइंट जो मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इसका जो दहन दक्षता का ऊष्मीय मान होता है उसका मात्रा क्या होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला पॉइंट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और लास्ट पॉइंट है, कोयले, डीजल तथा पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका, आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा था, ये पॉइंट। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आंसर, यानी कि अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में यहाँ पे है, पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों को सूची बनाइए। अब यहाँ पे उत्तर है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। अगर आपको कोई चीज़ जलानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दहन,
ऊष्मा, ईंधन, वायु और ऊष्मा, 3 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला ईंधन, और दूसरा वायु यानी कि ऑक्सीजन, और तीसरा ऊष्मा। और इसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा का भी ज़रूरत पड़ता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे 4 आपके क्वेश्चन है। तो पहले के लिए देख लीजिए, यहाँ पे भरना है लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का प्रदूषण होता है। दूसरा है ख, घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन क्या है? एलपीजी। तीसरा है ग, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है या फिर उसकी आवश्यकता होती है। घ में क्या भरना है आपको, देख लीजिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। अब यहाँ पे इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे बना रखा है 4 लाइन का आंसर, इसको भी आप लिख सकते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान सब अब एलपीजी सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अम्ल मात्रा में करती है, अल्प मात्रा में करती है, यानी कम मात्रा में करती है। किसका? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों का। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ते हैं। अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अब चौथा क्वेश्चन आता है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी एक साइड बना लीजिए, एक साइड लकड़ी बना लीजिए, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। एलपीजी के बारे में 6 पॉइंट लिख दीजिए और लकड़ी के बारे में 6 पॉइंट लिख दीजिए, जिससे आप तुलना कर सकते हैं। पहला है, इसका ऊष्मीमान बहुत ऊंचा होता है, लकड़ी का ऊष्मीमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। दूसरा पॉइंट है, एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा की व्यय नहीं करनी पड़ती। दूसरा, लकड़ी की तरफ, लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको जलाने के पहले अधिक ऊर्जा उत्पन्न व्यय करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, यह बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। लकड़ी आपका जाहिर सी बात है धुआं उत्पन्न करती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। चौथा पॉइंट है, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। अगर आपके घर में रसोई गैस जल रही है एलपीजी, तो अगर विषैली गैस उत्पन्न होती तो जाहिर सी बात है वो हानिकारक होती, तब उसका घर में हम यूज नहीं कर सकते। तो और दूसरी तरफ देख लीजिए, लकड़ी को जलने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम वायु में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। पांचवा है, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है आप देखते होंगे आपके घर में सिलेंडर आता होगा गैस का, इसको आसानी से रख सकते हैं आप। लकड़ी है, ठोस और भारी होने के कारण इसका भंडारण सही नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है, छठवां पॉइंट, इसको जलने पर अवशेष नहीं बचता और लकड़ी के जलने पर राख बचती है, जिससे कह सकते हैं कि उसको जलाने से अवशेष बचता है। पांचवा है, यहाँ पे कारण बताना है आपको। क ख ग है, 3 क्वेश्चन है। पहला है, विद्युत उपकरण से संबंध आग नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार यानी कि जिस पर करंट पास हो रहा है उस पर गिराया जाएगा तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज झटका लगेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों? यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी यहाँ पे बताया गया है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, जिससे वो आसानी से जल जाता है, और ऊष्मीमान ज़्यादा होता है, यानी कि उससे हमको ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, और लकड़ी के विपरीत प्रदूषण भी ये नहीं करता। तीसरा है, कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप में के चारों तरफ लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका क्या यहाँ पे बताया गया है। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्युमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज़ का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्युमिनियम कागज़ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, यानी कि वो एल्युमिनियम ऊष्मा ले लेता है, उसका अवशोषित करके कागज़ के ताप को उसके ज्वलनांक से कम कर देता है। यदि कागज़ की स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि जो एल्युमिनियम के पाइप में लपेटा गया कागज़ जो आसानी से आग नहीं पकड़ता। अब छठवां क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे मोमबत्ती आपको बनाना है जलती हुई, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए बना के दी गई हैं। सबसे ऊपर देख लीजिए है पूर्ण धन का बाह्य क्षेत्र जो नीला दिखता है आपको। सबसे गर्म भाग जो होता है वो उसके अंदर होता है, नीला वाला भाग, और उसके बाद कम गर्म वाला भाग होता है जो उस सबसे अंदर वाला क्षेत्र होता है, और जो सबसे कम गर्म होता है वो अंदर वाला भाग होता है जो मोमबत्ती के जहाँ जलती है उसके ऊपर का हिस्सा होता है। और
आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है जो कि पीले कलर का आपको दिखता है, जो रोशनी उत्पन्न करता है आपका। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला होता है, जो आप देखेंगे बुझा देंगे अगर तो उसका जो मोमबत्ती का रस्सी निकला होता है वो काला दिखता है आपको। 7वां क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, लिखा गया आपके सामने, पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। और CO2 का एक अन्य लाभ यह भी है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। आप देखे होंगे जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर रखा जाता है उसमें यही भरा जाता है। अब उसको जब निकालेंगे बाहर तो देखेंगे वाइट कलर का और काफ़ी ठंडा वो होगा वो। अब 9वां यहाँ पे क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको समझाया गया है, उत्तर देख लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है जो हरी पत्तियों को जलने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उसके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता। इसके कारण हरी पत्तियों तब तक आग नहीं पकड़ती जब तक उसका सारा जल वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और जलना शुरू कर देती हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और है। सोने चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र द्वारा अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है। अभी मैंने मोमबत्ती वाले में आपको बताया है। और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं को गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की ज़रूरत होती है। अब 9वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, इसको भी आप बहुत सरल है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ। कोई पदार्थ है, ईंधन है, उसका टोटल भार है 4.5 किलोग्राम यानी कि 4.5 किलोग्राम। वो ऊष्मा कितनी उत्पन्न करती है, 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। ईंधन का ऊष्मीमान आपको परिकल्पना करना है यानी कि निकालना है। तो ईंधन की मात्रा आपको पता है कि 4.5 किलोग्राम है, 4.5 किलोग्राम। ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो 1,80,000 किलो जूल उत्पन्न होती है। तो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना भार है, तो आपका आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। 12वां क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जंग को हम ज्वलन नहीं कह सकते, नहीं इसका आंसर होगा। क्यों नहीं होगा इसका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के साथ पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पे रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि नीला जो भाग होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और जो पीला भाग होता है वो कम गर्म होता है। तो जो ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा वो नीला भाग उत्पन्न करेगा। तो जब नीला भाग जब ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा तो उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया उसका आंसर, रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा है, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है। जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग में रखा है, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होता है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे आपको अगर एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्लास की वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर की, तो आप मुझे बताइएगा। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आपके वो वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिस समय आप लोगों की कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।